हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम जो है स्टडी करेंगे द लिविंग वर्ड्स का सेकंड पार्ट है आज वीडियो में। उसको आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। कल हमने जो है लास्ट डे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया था आपके सामने। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन था सेल्स की स्ट्रक्चर, फंक्शंस के बारे में जो आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो कल जो बताया गया था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो नेसेसरी पार्ट है वो सेल्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो सेल मस्ट होती है। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर सेल्स का होना जरूरी है। विदाउट सेल्स आर ऑन अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में नहीं है। इस प्रकार कोई एक्सेप्शन ही नहीं है कि सेल्स है और सॉरी ये ऑर्गेनिज्म है और इसके पास सेल्स नहीं है। अर्थ पर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो उस मतलब सेल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। सेल्स के थ्रू जो है वो फॉर्म हुआ है। तो सेल कहते हैं, हमने कल बताया था बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। तो सेल्स की कल डेफिनेशन हमने लिखाई थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मस्ट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्स का होना, ठीक है। बट नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होती है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आज जो है सेकंड पॉइंट हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस होती हैं, बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस फॉर्म हो रही हैं वो सभी केमिकल रिएक्शंस का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो वो हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चाहे फूड का डाइजेशन हो, चाहे फूड का फॉर्मेशन की प्रोसेस हो, या आपका सिंथेसिस की प्रोसेस हो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो, सभी प्रोसेस जो है आपकी वो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती है। तो देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म में, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म मीन्स है कि ऐसी सभी प्रोसेस जो मतलब ऐसी ऑल प्रोसेस बॉडी के अंदर जो केमिकल के थ्रू हो रही हैं, ठीक है, ऑकरे इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर किस, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गन। तो लिविंग ऑर्गन की बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रही हो, फूड के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, फूड के सिंथेसिस की प्रोसेस, फूड के डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ब्रीथिंग की प्रोसेस, बॉडी बैलेंस की प्रोसेस, पीएच बैलेंस की प्रोसेस, ये सभी क्या है? हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस आती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो टू टाइप से होती है। और फर्स्ट आप देखेंगे एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक बोल देते हैं, और सेकंड है आपकी कैटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो टू स्टेप में कन्वर्ट होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर या बिल्डिंग अप बनाकर, ठीक है, एक जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं तो आप बॉडी के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुए हैं एनाबॉलिज्म प्रोसेस के अकॉर्डिंग हुए। देखेंगे आप लोग इसकी डेफिनेशन भी।
ये एनाबॉलिज्म में सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। तो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस जो होती है एक बिल्डिंग अप प्रोसेस होती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में फ्यूज हुए और एक लार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इन दिस प्रोसेस आर एनाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो होती है सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस जो है बिल्डिंग अप प्रोसेस करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जो है सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एनाबॉलिज्म प्रोसेस में कि ये प्रोसेस होती कैसी है। आपने प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखा होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखा है। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंट में सनलाइट की प्रेजेंट में ग्रीन प्लांट्स एयर से CO2 को टेक करते हैं एंड सॉइल से वाटर को टेक करते हैं। ठीक है, और जो है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट कर देता है CO2 एंड वाटर को। ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड जो है वेपर के रूप में जो है इसको एग्जिट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी क्या है, एक तरीके से स्मॉल पार्टिकल्स से वाटर एंड आपके CO2 इन स्मॉल पार्टिकल से जो सिंथेसिस प्रोसेस हुई आपकी, वो सिंथेसिस प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन हुआ जिससे ग्लूकोज का फॉर्म हुआ और ग्लूकोज हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, तो एटमॉस्फेयर से CO2 एंड सोइल से वाटर प्लांट ने टेक किया और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस आर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल मॉलिक्यूल से जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता रहता है और ये डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं एमिनो एसिड डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन हैं ये एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एमिनो एसिड के स्मॉल पार्टिकल्स आपस में फ्यूज होकर अटैच होकर, ठीक है, जो फॉर्मेशन करते हैं वो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो कंडीशन क्या है इसमें आपको देखना है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो एमिनो एसिड के स्मॉल पार्टिकल्स थे, सिंपलर पार्टिकल्स थे, वो आपस में फ्यूज हुए और एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना दिया जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, इसी प्रकार हमने सनलाइट्स वाले एग्जाम्पल में देखा कि सनलाइट्स की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस वाले एग्जाम में देखा कि सनलाइट्स के प्रेजेंस में प्लांट्स ने जो है एटमॉस्फेयर से CO2 को टेक किया और सोइल से वाटर को टेक किया। उसके बाद जो उसकी अंदर प्रोसेस स्टार्ट हुई, स्मॉल पार्टिकल था CO2 भी एंड वाटर भी। ठीक है, दोनों को जो है टेक करने के बाद जो है एटमॉस्फेयर से CO2 को टेक किया एंड वाटर को सोइल से टेक करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज को फॉर्म कर दिया। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, ATP जो है कंज्यूम हो जाता है, यूज होता है। एनाबॉलिज्म प्रोसेस में जो ATP है वो कंज्यूम होता है या यूज हो जाता है। तो आपको इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना है कि जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में जो है आपको ध्यान रखना है ATP कंज्यूम होते हैं। ठीक है, और ये सिंपल से
जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल हमने एमिनो एसिड का से जो है प्रोटीन का दिया है, और CO2 प्लस H2O से जो है ग्लूकोज का, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस को भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं कैटाबोलिज्म में। कैटाबोलिज्म जस्ट इसके अपोजिट होता है, एनाबोलिज्म के जस्ट अपोजिट होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं, वो आपके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। तो आपने जो कंडीशन है कि कैटाबोलिक प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उनका ब्रेक डाउन हुआ या वो कन्वर्ट हो गए किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ये सिंपल सब्सटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कन्वर्ट हुए या ब्रेक डाउन हुए सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक मतलब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रोटीन होती हैं आफ्टर डेथ, ठीक है, वो एमिनो एसिड फिर एमोनिया वगैरह में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस वगैरह हैं उसकी रिलीज हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमारी जो है क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एमिनो एसिड में, कैटाबॉलिक प्रोसेस में। और आप देखेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, आप लोग को बताया होगा हमने पहले कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है 3 स्टेप में, या ये मान लीजिए 2 स्टेप इसके मेन होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल में, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं हम लोग थोड़ा सा यहां पर। तो आप देखिए इसका कैटाबॉलिक प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो मतलब ब्रेक डाउन हो रहे हैं किसमें, आपका सिंपलर में। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है सेल्स के साइटोप्लाज्म में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में एनारोबिक प्रोसेस में, एनारोबिक में मीन्स है एफ मतलब O2 के एब्सेंस में, ठीक है, जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। फर्स्टली वो होता है आपका पायरुविक एसिड में, यहां पर जो फॉर्म करता है ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड एंड 2 ATP जो है इसके मतलब रिमेन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो साइटोप्लाज्म में है 4 ATP कंज्यूम मतलब फॉर्म करता है, जिसमें 2 कंज्यूम हो जाते हैं, 2 रिमेन बचते हैं। तो कहने का मतलब ये है साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, उसमें फर्स्टली जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना इसने स्टार्ट किया वो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट होता है फिर एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद इसमें क्रेब साइकिल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पर ग्लूकोज था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुविक एसिड में, फिर कन्वर्ट हुआ आपका एसिटिल कोएंजाइम में। उसके बाद जो स्टेप हो स्टार्ट हुई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड, जो माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड पार्ट होता है मैट्रिक्स, उसमें जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो क्रेब साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और इसमें मैनी एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, मैनी एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो है हाई मॉलिक्यूल हाई डेंसिटी में ये कह सकते हैं या हाई क्वांटिटी में जो है यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो क्रेब साइकिल के बाद जो कंडीशन आती है, जो ग्लूकोज का पार्टिकल टूटता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ETS में, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ है ये हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, क्योंकि हमने जो भी फूड टेक किया था, ठीक है, फूड जो है टेक किया था माउथ के थ्रू, तो माउथ के थ्रू
जो भी कार्बोहाइड्रेट था, ग्लूकोज था, उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट जो ग्लूकोज के कंडीशन में फॉर्म हुआ वो हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है और इसमें जो है ग्लूकोज मैनी स्टेप में टूटकर, फर्स्टली देखेंगे सेल्स के साइटोप्लाज्म में टूटेगा, टूटने के बाद जो है ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इसमें एसिटिल को एंजाइम में, एसिटिल को एंजाइम एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। क्रेब्स साइकिल में मैनी स्टेप होती हैं जिससे हाई एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा एटीपी बनते हैं यहाँ पर। एक वन मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से जो है टोटल प्रोसेस में 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ये मान सकते हैं आप लोग सिंगल मोलिक्यूल्स से ग्लूकोज के। तो ये सारी प्रोसेस जो हमारी वो क्या है आपकी एनारोबिक प्रोसेस है। तो आपको थोड़ा सा कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसमें आपको जो थोड़ा सा एक्सप्लेन हमने किया है, तो इसको हम लोग जब नोट करेंगे तो इस टाइप से कर सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल ठीक है ब्रेक डाउन होता है फर्स्टली कहाँ, साइटोप्लाज्म में सेल्स के, और जो फॉर्म करता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। पायरुविक एसिड जो फॉर्म करेगा आपका एसिटिल को एंजाइम एंटर कर जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद जो मतलब प्रोसेस स्टार्ट होती है वो क्रेब्स साइकिल होती है। इसमें हाई डेंसिटी में मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर क्रेब्स साइकिल की ही आगे स्टार्ट होती है एक प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्लस्टी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्मेशन होता है। तो टोटल में क्या होगा, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का जो टोटल ब्रेकडाउन होता है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है ग्लूकोज का टोटल ब्रेकडाउन में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो आपके 38 एटीपी फॉर्म हो जाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो फॉर्म करता है आपका 38 एटीपी आफ्टर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इस वाली स्टेप को भी आप लोग नोट कर लेंगे जिस टाइप से मैंने बना दी है। बाकी वाली थ्योरी इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है मतलब आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं आपको जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ग्रोथ भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है और वो हमको आप आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है आपको देखना होगा। फर्स्ट हमने आपको कराया था सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या है मेटाबॉलिज्म, बॉलिज्म, एंड थर्ड है आपका ग्रोथ। ठीक है, ए बी एंड सी।
तो दोनों हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तीसरा आप देखेंगे कि ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? पहली कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं। अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ये आपको ध्यान देना। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब ये ग्रो कंडीशन में आपको देखना होगा कि ग्रो किस आधार पर होता है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ मास या इंक्रीज इन मास। मास जो है बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कि ये सेल्स है। ठीक है, सेल्स के अंदर ये लिक्विड मटेरियल जो है ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। तो लिक्विड ऑफ मास, सेल्स का जो मास है उसमें इंक्रीज कंडीशन होती है या इंक्रीज ऑफ नंबर। ठीक है, तो या तो ये मतलब सेल्स का प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा या फिर होगा कि जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जो सेल्स सिंगल सेल है डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएंगी, फिर ये डिवाइड हो जाएंगी, फिर ये, तो ये कंडीशन आपकी चलती रहती है। तो इंक्रीज इन मास, मास में क्या होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ मतलब सेल्स के का जो नंबर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑफ इंडिविजुअल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल्स के अंदर मास बढ़ रहा है तो मास बढ़ने का मतलब है उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर नंबरिंग बढ़ रही है तो उसकी जो लेंथ वगैरह है या वाइड कंडीशन है, या ये कह सकते हैं कि सेल्स की नंबरिंग में इंक्रीज हो रही है। तो दोनों चीज इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ की कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मैच्योरली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इन हायर एनिमल एंड प्लांट्स में, हायर एनिमल एंड प्लांट्स का मतलब है कि जो हायर एनिमल हैं और प्लांट्स हैं उनमें मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो सेल्स है उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शो करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है क्या उसकी? सेल्स की मतलब लिविंग कंडीशन की ग्रोथ कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ग्रो करते हैं। दूसरी क्या होता है कि सेल्स का अगर मास इंक्रीज हो रहा है तब भी वो ग्रोथ है, या सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज हो रही है तब भी वही ग्रोथ है किसी इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर मतलब थर्ड पॉइंट है आपका इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, हायर एनिमल और प्लांट्स में क्या होता है कि इसका एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इसकी मूलभूत प्रोसेस होती है कि कोई भी हायर एनिमल अगर फॉर्म हुआ है तो वो हायर एनिमल जो है मैनी सेल्स के थ्रू फॉर्म हुआ है और उसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई है उसमें सेल्स जो है इन्वॉल्व हुई हैं। ठीक है, तो सेल्स अगर इन्वॉल्व हुई हैं तो मैनी सेल्स इन्वॉल्व हुई, पहले 4 थी, फिर 8 हुई, 8 से 10 हुई, फिर 20 हुई, 50 हुई, 100 हुई। इस टाइप से जो है सेल्स और जो है सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें इंक्रीज होते चला गया और सेल जो है डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हुए एक जो है मल्टी सेलर एनिमल या प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो है आपको देखना है कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों साथ ही साथ होते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों साथ ही साथ होते हैं। दिखाएंगे इसको हम अब डायग्राम के थ्रू। देखिए, मान लीजिए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ये आपका अमीबा बना लेते हैं। ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आपका अमीबा है। अब क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है मास का। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलर, उनमें जो इंक्रीज होता है वो मास यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसका एक लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। अब बढ़ने के बाद जो बॉडी है वो मैनी पार्ट्स में
डिवाइड हो गई है या टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो ये डिवाइड होने के साथ साथ जो कंडीशन है, एक तो इसमें सेल डिवीजन हो गया क्योंकि सेल डिवाइड हो गई है, ठीक है, मास इंक्रीज होने के कारण जो है सेल डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। तो पहली बात तो सेल्स का जो मास है वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होना मतलब ग्रोथ हुई। दूसरा क्या है, सेल डिवीजन हुई, क्योंकि इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज जो होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में स्टार्ट हो जाती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और सिंगल अमीबा से जो है मान लीजिए 2 अमीबा फॉर्म हो गए, तो 2 अमीबा मतलब इसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस भी जो है ग्रो कर गई है। तो ये कंडीशन होती है आपकी किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये इसका इंटेंसिव प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ये भी इसकी एक बेसिक कंडीशन है कि ये जो है इस प्रकार का ही कंडीशन को शो करता है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें उसका जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है और आफ्टर इंक्रीज जो है वो मतलब न्यू जो है ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है। तो ये कंडीशन जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों को शो करती है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। थर्ड, इंक्रीज इन बॉडी मास इन कंसीडर एज ग्रोथ। अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो वो कंडीशन क्या है, आपका ग्रोथ कहलाएगी। अब कंडीशन आता है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। स्टार्टिंग पीरियड से लेकर ये डाइट पीरियड तक, जब तक मरता है, ठीक है, जब तक अपने लाइफ स्पेन कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक इसमें जो है अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रहती है। तो देख सकते हैं आप लोग, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, जो ग्रोथ होती है किसके द्वारा होती है, सेल डिवीजन के, ऑकर्स कंटिन्यूसली या लिमिट मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। उसकी कंप्लीट लाइफ तक, जब तक वो जीता है तब तक जो है उसका में जो है सेल डिवीजन की प्रोसेस हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट में किस टाइप की ग्रोथ होगी, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कैसे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट्स में। एनिमल में लिमिटेड होती है, एक एज तक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इन एनिमल्स में देखेंगे आप लोग, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज, किसी एक निश्चित एज तक, ठीक है, किसी एक, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एज तक जो है मिलेगी ग्रोथ। तो इसलिए क्या है, सर्टेन एज तक जो है आपका क्या है ग्रोथ होती है एनिमल्स के अंदर। हाउएवर सेल डिवीजन ओकर्स इन सर्टेन टिश्यू। कभी कभी एक इवेंट घटित होता है कि एक क्या बोलते हैं कि जो हमारी एज है, ठीक है, मान लीजिए 18 साल या 20 साल तक जो है लेंथ हमारी इंक्रीज होनी है, बॉडी मास इंक्रीज होना है। बट कंडीशन क्या होता है, कभी कभी जो देखने को होता है कि आफ्टर एज कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो कभी कभी डैमेज हो जाती है किन्हीं कारणों से, जैसे चोट वगैरह लग जाती है एक्सीडेंट वगैरह से। तो उस समय जो होता है कि जो ओल्ड सेल होती हैं या डैमेज सेल होती हैं, ठीक है, तो उन सेल्स को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। जो डैमेज सेल हो जाती हैं उन एक्सीडेंटल प्रोसेस में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो है मतलब ग्रोथ देखने को मिलती है। बट क्या है, आपको जो ऑप्शन अगर मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है कि एनिमल में जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, नॉन लिविंग में कैसी होती है। लिविंग में जो ग्रोथ होती है इंट्रेंसिव ग्रोथ होती है, और नॉन लिविंग में जो होती है एक्सटेंसिव। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या है। तो आपको पता चल गया होगा ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। ग्रो जो होगा इनमें इंक्रीज ऑफ मास के थ्रू, मास मीन्स सेल्स का प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेसेसरी पार्ट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है सेल्स के अंदर तभी वो लिविंग कंडीशन को शो करेगा, बट जो है नॉन लिविंग हो जाएगा। तो लिविंग मैटर ऑफ मास इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये लिविंग मैटर होता है किसका, सेल्स का। दूसरा हो गया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि सेल्स या तो मास इंक्रीज होगा
या फिर जो है आपकी सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज होगी इंडिविजुअल के अंदर। मान लीजिए यूनिसेलुलर है तो उसमें सेल इंक्रीज नहीं होगी, बट क्या होता है कि सेल का जैसे मास इंक्रीज हो जाएगा तो सेल डिवीजन हो जाएगा, तो वो डिवीजन हुआ तो उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी हो गई है, जिससे वन सेल जो है टू सेल्स में फॉर्म हो गई है या मैनी सेल्स में। अब देखो इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, कोई भी हायर एनिमल, मान लीजिए हम लोग हायर एनिमल को शो करते हैं, तो हमारे अंदर जो है बहुत सी सेल्स जो है आपस में फ्यूज हुई हैं, ठीक है, तब जाके हमारे जो है एक क्या बोलते हैं हायर बॉडी जो है बनी है, मैनी सेल्स से फॉर्म हुई है। इन प्लांट्स में भी तो हम जो है मल्टी सेलर को जो है कंडीशन को शो करते हैं, एक जो है लिमिटेड एज तक जो है ग्रोथ को शो करते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करते हैं। एंड आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी जो होती है वो सेल्स को फॉर्म करते हैं थ्रू किसके, रिप्रोडक्शन के, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को साथ साथ करता है मैच्योरिटी होने पर, और ये इसकी इंट्रेंसिक प्रोसेस है, मूलभूत प्रोसेस है, ठीक है, इंट्रेंसिक प्रोसेस है या मूलभूत प्रोसेस इसकी। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ, अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, आपकी ग्रोथ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स में जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यू चलता रहता है, और जब कंटिन्यू चलता रहता है तो आफ्टर थ्रू लाइफ, जब तक वो जीवित है पौधा तब तक जो सेल डिवीजन चलता रहेगा, और इस प्रकार का सेल डिवीजन जो कहलाता है आपका वो अनलिमिटेड कहलाता है। तो प्लांटेड में जो कैसा सेल डिवीजन है, अनलिमिटेड सेल डिवीजन है आपका। ठीक है, एनिमल्स में जो सेल डिवीजन है वो एक निश्चित एज तक देखने को मिलता है, ठीक है, बट कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि एक्सटेंडेड प्रोसेस में जो है ओल्ड सेल जो होती हैं या लोस्ट सेल जो होती है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, उस समय भी सेल डिवीजन देखने को मिल जाता है। आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई पार्ट जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो वहाँ पर रिग्रेशन की प्रोसेस हो जाती है, जो टिश्यू है सेल्स है उनको जो है रिप्लेस करके न्यू जो है सेल्स वहाँ पर फॉर्म हो जाती हैं, बट नॉर्मली जो है इसमें नहीं होता ऐसा। तो ये लिमिटेड ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। अब देखना है कि जो लिविंग में ग्रोथ होती है वो इंटेंसिव ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। इंटेंसिव ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक क्वेश्चन आपका यहीं पर पूछ लिया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार की ग्रोथ होगी, आपको पता चल जाएगा, तो आपको ऑप्शन लगाना है इंटेंसिव या आंतरिक, आंतरिक वृद्धि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है आंतरिक वृद्धि में कि जो भी इंटेंसिव ग्रोथ होती है वो सेल्स बॉडी इनसाइड ऑफ बॉडी होती है, इंटेंसिव ग्रोथ मीन्स इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर ही जो है ये ग्रोथ होगी, बॉडी के बाहर ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कभी आपके माइंड में आया होगा सर हमारे नेल्स ग्रो कर जाते हैं बाहर की ओर, है नी, और या हमारे हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो हेयर्स ग्रो कर रहे हैं कि जो इनकी सेल्स है हमारी नेल्स एंड हेयर्स की, ठीक है, वो जो इनकी ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलिटी पावर है इनमें, डिवीजन पावर है इनमें, वो इनसाइड ऑफ बॉडी है, अंदर से जो है मतलब इनमें ग्रोथ होती चली जाती है, बाहर की ओर जो है बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ अंदर से होती है इंटेंसिव ग्रोथ इनकी भी मानी जाती है, ठीक है। बट एक्सटेंसिव आप देखेंगे नॉन लिविंग में एक्सटेंसिव कैसे हुई, नॉन लिविंग में एक्सटेंसिव ग्रोथ, मान लीजिए कोई सैंड एरिया है, ठीक है, या कोई जो है आप देखेंगे एवरेस्ट टाइप देख लो, ठीक है, या डिसर्ट रीजन देख लो, तो डिसर्ट रीजन में क्या होते हैं एयर के थ्रू आप मान लीजिए अभी आज इसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है, कल हो सकता है कि एयर के थ्रू इसके जो पार्टिकल हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाए,
नॉन लिविंग में, किसी भी लैंड एरिया में, क्योंकि यहाँ पर छोटा था, थोड़े से धूल के कण आते चले गए तो इसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। ठीक है, कंडीशन ये भी हो सकती है कि आज ये जो है ऊंचा है, कल को जो है थोड़ा सा नीचे हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगी वो एक्सटेंसिव, या ये कह सकते हैं कि रिवर सेविल। ठीक है, रिवर सेविल ग्रोथ होती है आपकी नॉन लिविंग में, क्योंकि डिसर्ट पार्टिकल्स हुए या आपका कोई भी एरिया हुआ, वहां पर जो पार्टिकल है वो बढ़ भी सकते हैं और उस रीजन में घट भी सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी नॉन लिविंग में, वो हमारी रिवर्सेबल ग्रोथ होती है और एक्सटेंसिव, बाह्य रूप से होगी, बाहर की ओर दिखाई देगा कि इसमें कितनी ग्रोथ हो गई है। ठीक है, या कितनी इसमें कम हो गई है, कम हुई है तो दूसरे रीजन पे यहाँ पर आके ग्रोथ हो गई है। ठीक है, जिस एरिया से अगर दूसरे एरिया पे जाती है तो यहाँ पर तो ग्रोथ हो गई, नहीं हो गई। तो ये कंडीशन जो है हमको देखने को मिलती है। तो ये ग्रोथ जो यहाँ पर मानी जाएगी कम या ज्यादा हो रही है तो रिवर्सेबल ग्रोथ मानी जाती है। ठीक है, नॉन लिविंग में। बट लिविंग में क्या है, ये जो है नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, ये कंडीशन है। मान लीजिए जो व्यक्ति 5 साल का हो गया, वो कोई 3 साल का हो जाएगा तो नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, जो सेल्स एक बार बढ़ गई, हो सकता है आपको नॉर्मली पता है कि वो दोबारा कम नहीं होंगी। ठीक है, जितनी लेंथ हमारी बढ़ गई है क्या कम हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो ये जो है नॉन रिवर्सिबल ग्रोथ हमारी जो है होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्रोथ का पॉइंट हो गया। अब हमने आपको बताया था कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, साइलेंट, हाँ साइलेंट बैठो आप। तो यूनिसेलर में मैंने बताया था कि जो सेल्स होती हैं, यूनिसेलर ग्रोथ जो होती है में जो ग्रोथ होगी, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगी, सेल्स जो होंगी आपकी वो इंक्रीज होती हैं। पहले मैं थोड़ा साफ कर दूं आपके लिए, कभी नोट्स में प्रॉब्लम आए। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंक्रीज होगा पहले मास, increase of mass, and after cell division organism न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म या न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करता है यूनिसेलर में। यूनिसेलर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले भी, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, इसका जो मास है वो इंक्रीज हुआ, इसमें सेल डिवीजन हो गया और इसने जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर दिया। बट मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में जो होगा इंक्रीज ऑफ, ये कह सकते हैं सेल डिवीजन कंटिन्यूसली long period divide, नहीं सॉरी, सेल डिवीजन कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड
lone pair division, and after division mutually after division mutually organism new offspring, a new organism form। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग का। तो देखिए रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि उसको अपनी जेनरेशन को, अपनी लाइफ को जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना होता है, या ये कह सकते हैं कि न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी पार्ट होता है, मस्ट पार्ट होता है इसका। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे आप लोग, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो रिप्रोडक्शन किस में करते हैं? प्रोडक्शन में। प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर, या ये कह सकते हैं लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। इसमें क्या है कि कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट को मतलब फॉर्म करता है किस फॉर्म में? प्रोजेनी फॉर्म में। और प्रोजेनी जो होता है अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है। ठीक है, नेट वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो होंगे, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ टू टर्म्स। तो मैंने आपको जो है पिछले टर्म में बताया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों साथ में चलते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं होते हैं और इनमें क्लियरिटी नहीं होती कि रिप्रोडक्शन हो रहा है या ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको देखनी होती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ ही जो उसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है और न्यू ऑफस्प्रिंग को ये लोग जो है फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब देखना है तो ये तो है कंडीशन कि रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी पार्ट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी पार्ट होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको फॉर्म करे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अपनी न्यू जनरेशन को फॉर्म करे, ये इसका एक नेसेसरी पार्ट हुआ। बट कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं अर्थ पर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो लिविंग तो हैं बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपनी जैसी जनरेशन को नहीं फॉर्म कर पाते। इनकी जनरेशन को जो फॉर्म करते हैं वो अदर पार्टिकल, अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या इनके फर्टाइल फॉर्म के ऑर्गेनिज्म ही इनको फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूल्स, म्यूल्स माने होता है आपको पता है गधा। ठीक है, म्यूल्स, म्यूल्स मीन्स होता है आपका इसमें गधा। तो आपने पता है कि गधा कभी भी जो है फर्टाइल कंडीशन में नहीं हो, बच्चों नोट कर लेना। ठीक है, इसको ऊपर फर्टाइल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि गधा जो होता है या म्यूल्स जो होता है वो एक एक्सेप्शन है अगर हम देखें रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है म्यूल्स का, तो ये फॉर्मेशन जो होता है डंकी से होता है। डंकी मेल होगा इसमें, ठीक है, एंड हॉर्स जो होगी इसमें फीमेल होगी। तो म्यूल्स का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, म्यूल्स जो फॉर्म होगा या बनेगा तो वो डंकी मेल के स्पर्म से एंड हॉर्स के ओवम के आपस में फ्यूजन से जो फॉर्म होता है वो आपका म्यूल्स होता है। अब कंडीशन क्या आती है, अब आपको देखना है कि जो डंकी होते हैं, डंकी में 62
क्रोमोसोम्स होते हैं एंड हॉर्स में 64 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि डंकी के मेल से 31 क्रोमोसोम्स एंड हॉर्स के फीमेल से 32 क्रोमोसोम्स। तो जो म्यूल हुआ वो 63 क्रोमोसोम्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, म्यूल्स में जो क्रोमोसोम्स है वो 33 होते हैं। ठीक है, बट हमको मियोसिस की अगर थ्योरी पढ़े तो मियोसिस कभी भी जो है आपका वो ऑड नंबर में नहीं होता है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि डिफरेंट नंबर में नहीं होता है, केवल अपने सिमिलर मार्क्स में ही जो है देखने को मिलता है। तो 63 हो गया। ठीक है, म्यूल्स 63 म्यूल्स होने पर ये क्या हो गया, स्टेराइल हो गया। ठीक है, अब ये कभी भी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को, अपने जैसे गधे को कभी भी जो है फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, म्यूल्स, क्योंकि इसमें जो इसके क्या बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो विषम है, सम नहीं है। ठीक है, सम नहीं है, विषम संख्या में, विषम नंबरों में जो है मियोसिस डिवीजन नहीं होता। और मियोसिस डिवीजन जब नहीं होगा तो आपको पता ही होगा कि ये इनकी जो कंडीशन है वो स्टेराइल है। स्टेराइल में जो है कभी भी फर्टिलिटी पावर नहीं आती है। तो फर्टिलिटी पावर इनकी डैमेज हो जाती है, जिस कारण से म्यूल्स जो है कभी म्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इसका हमेशा फॉर्मेशन डंकी मेल एंड हॉर्स फीमेल्स के आपस में क्रॉस होने से होता है। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है आपको कि ये आपको एक्सेप्शन है हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड है स्टेराइल वर्कर्स बी। ठीक है, कि जो हनी बी होती है हमारी वो आपके 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक जो है क्यून होती है उसमें, सेकंड ड्रोन होती है और थर्ड जो है मेल मानी जाती है। ठीक है, तो जो ये वर्कर मान सकते हैं कि जो वर्कर वाली आपकी वी होंगी ये सारा काम धाम करती हैं। ठीक है, छत्ते का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, इनके अंदर फर्टिलाइज पावर नहीं होती, ये स्टेराइल होती है। फर्टाइल पावर नहीं होती, ये क्या होती है, स्टेराइल होती है। इस कारण से इनमें भी जो है क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, थर्डली आप लोग देखेंगे इनफर्टाइल वुमेन कपल। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि उनको चाइल्ड बोर्न नहीं होता है, चाइल्ड बोर्न नहीं होता है। उसमें कंडीशन क्या होती है कि उनकी जो फर्टिलिटी पावर है वो डैमेज होती है। ठीक है, उन कपल्स में फर्टिलिटी पावर जो होती है वो डैमेज होती है या डेवलप नहीं होती, जिस कारण से वो कपल्स जो हैं कभी भी ऑफस्प्रिंग बॉर्न नहीं कर पाते। इनफर्टाइल वुमेन कपल जो होते हैं उनमें भी इस टाइप की कंडीशन, तो ये रेयर केस वाले हैं। ठीक है, जो आपको थर्ड वाला पॉइंट है, नॉर्मली वुमेन कपल जो है अपने ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करते हैं, बट ये जो है नॉर्मली है आपके दोनों के, ये रियल है। कोई 100 में 1-2 ऐसा लोग मिलते हैं जिनके जो कपल्स हैं अपने ऑफस्प्रिंग को फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है क्योंकि उनकी फर्टाइल पावर स्टेराइल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है आपका 2 टाइप से होता है। ठीक है, मेनली कितने टाइप का है आपका, 2 टाइप से। कहीं कहीं आपको 3 टाइप भी मिलेगा क्योंकि वेजिटेटिव भी इसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, ये सेक्सुअल का ही पार्ट होता है। तो मेनली ये 2 होते हैं, ये जो इंक्लूड होता है आपका
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम लोग दो पढ़ेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन कंडीशन है, ठीक है, जो मेन कंडीशन है, कभी भी जो है गैमीट्स ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होंगे उनमें क्या एब्सेंट होगा वो आप देख लें। गैमीट्स फ्यूजन नहीं होगा, या गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो, फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉरी, गैमीट्स फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, गैमीट्स फॉर्मेशन में मियोसिस डिवीजन एब्सेंट होगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब गैमीट्स फ्यूजन नहीं होगा आपका, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो भी एब्सेंट होगी। तो ये प्रोसेस आपकी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है, गैमीट्स में फ्यूजन नहीं होगा। गैमीट्स में जब फ्यूजन नहीं होगा तो मीन्स क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। गैमीट्स फॉर्मेशन में क्या है, मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, तो गैमीट्स फॉर्मेशन में जो मियोसिस डिवीजन है वो एब्सेंट होगा। तो आप जो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इन दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या fertilization and meiosis division are not involved, and meiosis division are not involved in asexual reproduction। तो आप लोग समझ गए होंगे, ना ही गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, और ना ही जो है गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलती है, और इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब ये होता है, मैनी टाइप से होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है, मैनी टाइप्स। अब देखेंगे आप लोग मैनी टाइप में, फर्स्ट टाइप एसेक्सुअल स्पोर। इस प्रकार के जो स्पोर फॉर्म होते हैं, मान लीजिए ये सेल्स का फिलामेंट है, ठीक है, इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में जो है एसेक्सुअल स्पोर, फर्स्ट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एल्गी और फंगस में मिलेंगे। मान लीजिए एल्गी या फंगस का ये फिलामेंट है, इसका सेल्स का प्रोटोप्लाज्म आपस में क्या हुआ, स्टोर हुआ, और स्टोर होने के बाद इसने जो है एक हार्ड लेयर बना ली, ठीक है। और हार्ड लेयर फॉर्म करने के बाद इसके जो प्रोटोप्लाज्म था उसमें डिवीजन की एबिलिटी आ गई, और डिवीजन की एबिलिटी के साथ ये स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कंडीशन है आपका जो है वो एल्गी और फंगिस में मिलता है कि सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेटामॉर्फोस हो जाता है। मेटामॉर्फोस होने के बाद या मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस हो जाती है, और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के बाद इसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन के आफ्टर डिवीजन जो होगा वो स्पोर का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी वो आपके एल्गी एंड फंजाई में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे आप लोग बाई बडिंग। बाई बडिंग में क्या होगा, मान लीजिए ईस्ट सेल है ये, ठीक है। ईस्ट सेल्स में जैसी फेवरल कंडीशन होती है वैसे ही ये आउट ग्रोथ निकालने स्टार्ट हो जाती हैं, और ये आउट ग्रोथ जो है आप लोग देखेंगे मैनी आउट ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये जो है मदर बॉडी से सेपरेट होकर, मान लीजिए मदर बॉडी है, उनसे सेपरेट होकर न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो कहने का मतलब ये है, फेवरल कंडीशन में ये है आपका ईस्ट सेल, ठीक है। ईस्ट सेल में क्या हुआ कि फेवरल कंडीशन में जो है यहाँ से आउटग्रोथ निकली, ये आउटग्रोथ जो है लॉन्ग हो गई, और लॉन्ग होने के बाद मदर सेल से फिर सेपरेट होकर न्यू ईस्ट सेल्स का फॉर्मेशन
कर लेती हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है ये मतलब एक बडिंग प्रोसेस होती है। आउटग्रोथ मीन्स है बडिंग, ठीक है, या बड, ठीक है। तो ये जो है ईस्ट में और हाइड्रा में मिलती हैं, तो इनसे जो है न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट्स का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, या न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन ऐसा क्यों, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि कोई भी प्लांट्स का फिलामेंट जो है मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक मान लीजिए, और डिवाइड होने के बाद ईच पार्ट जो है आपका न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट्स को फॉर्म कर देता है। इस प्रकार की जो कंडीशन देखने को मिलती है आपको, ये एल्गी में मिल जाती है, फंगी में, एंड एक जो है आपका मोस प्लांट होता है, मोस ब्रायोफाइट्स होता है ये, इसमें भी जो है फिलामेंट जो है मेनी पार्ट्स में जो है टूट जाता है और जो है न्यू ऑफस्प्रिंग या प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आप लोग देखेंगे, ये आपका रीजनरेशन है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका रीजनरेशन है। रीजनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के जो है या तो सेक्शन कर दिए जाए मैनी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के मैनी सेक्शन कर दिए जाते हैं, तो ईच सेक्शन जो है, एक तो पहली कंडीशन ये है न्यू प्लांट्स को, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है। रीजनरेशन में प्रोसेस क्या होती है कि मैनी सेक्शन करने पर या मैनी सेक्शन हो जाने पर ऑर्गेनिज्म अपनी मैनी सेक्शन खुद ही कर जाता है या मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ईच पार्ट्स को फॉर्म करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई पार्ट्स ये ऑर्गेनिज्म का डैमेज हो जाने पर वो अपना रीजनरेट कर लेता है, दोबारा बना लेता है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इसमें एग्जाम्पल और लिख लेना, 2 एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपके, ठीक है। या इसमें आपको लिख देता हूँ इसकी थ्योरी, आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो। रीजनरेशन, fragmented organism regenerate the lost part of its body and becomes new organism form। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, becomes a new organism form। एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे प्लेनेरिया, हाईएस्ट जो है रीजनरेशन प्रोसेस जो है प्लेनेरिया में पाई जाती है, हाइड्रा, एक्सेट्रा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको पता चलता है वो देखना है आपको, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स फॉर्मेशन बाय म्योसिस डिवीजन, पहली कंडीशन। दूसरा गैमीट्स फ्यूजन,
दिस इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सन प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होगा प्रोजेनी फॉर्म हो जाएगी या न्यू ऑफस्प्रिंग जो है फॉर्म हो जाता है। देखो इन दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर फॉर्म बाय मेयोसिस डिवीजन, गैमीट्स आर फॉर्म बाय मेयोसिस डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन आल्सो टेक प्लेस टू फॉर्म प्रोजेनी। जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, प्रोजेनी फॉर्म होती है। इज कॉल्ड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज आर मैनी टाइप्स, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली जो होगा इट इज 3 टाइप्स। फर्स्ट देखेंगे आप लोग आइसोगैमस, सेकंड एनाइसोगैमस एंड थर्ड oogamous, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा 3 प्रकार से होता है, 3 टाइप से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है। नोट करते चलो बच्चों। आइसोगैमिट्स में क्या है, बोथ गैमिट्स आर morphologically similar but physiologically dissimilar। both gametes are fused with the form zygospore, ठीक है। नेक्स्ट एनाइसोगैमट्स, both gametes are morphologically and physiologically फिजियोलॉजिकल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कर लेना, ठीक है, कल ही मत करो। एंड फिजियोलॉजिकल लॉजिकल डिसिमिलर and fuse with and fuse both gamete form zygospore। इसमें डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट वाले में दोनों गैमीट्स जो हैं ये सेम साइज के हैं, ठीक है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। इसमें दोनों गैमीट्स जो हैं ये आपका जो है
मेल गैमीट्स है आपका ये, और ये आपका फीमेल है। तो मेल इसमें स्मॉल होता है और फीमेल जो है तो है एनाइसो में वो बड़ा होता है। दोनों आपस में जो होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद एक जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। थर्ड आप देखेंगे, ठीक है, ऐसे ये भी फ्यूज हो जाएंगे आपस में। डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है ये बाहर से देखने पर, बट फिजियोलॉजिकली ये जो है डिसिमिलर है। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पर आके इनका क्रॉस हो जाता है आपस में, दोनों बाहर से समान साइज के हैं और फॉर्म कर देते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, ये वाला इसका डायग्राम फर्स्ट वाले का और नीचे सेकंड का है। तो अब आपका आता है oogamous टाइप। थर्ड है आपका oogamous टाइप। In this types of sexual reproduction, son in this type of sexual reproduction, organism form dissimilar gametes. Male gametes produce sperm and female gamete produce ovum. Both gametes fuse with and form zygote। ठीक है, एंड फॉर्म जाइगोट। डायग्राम भी देख लीजिए इसका थोड़ा सा। ओवम मीन्स फीमेल गैमीट्स, स्पर्म मीन्स मेल गैमीट्स। ठीक है, आपस में क्या हुआ, ओवम और ये आपका इस आपस में फ्यूज हुए और ये इन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट। 2n स्ट्रक्चर होती है ये भी यहाँ पर आपका फ्यूज हो गया तो 2n हो गया, n और n। ठीक है, तो बच्चों आज आपका ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।